हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आपका बायोलॉजी मेंटर स्वागत करता हूं आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन जेक मॉडल सेट पेपर 2024 पे बात करने वाले हैं बायोलॉजी का। इंटरेस्टिंग इसलिए इससे दो चीज बेनिफिट होने वाली है आपको। पहला बेनिफिट कि इसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से जो भी टॉपिक 11th में आपका कमजोर रह गया है उस पर हम लोग कंसेप्ट बना लेंगे। दूसरा, जो भी क्वेश्चन अब प्री बोर्ड में आएगा आपका 11th का, इसमें आपको क्या होगा कि आप अच्छे से हर तरह का सवाल को डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसी तरह का चीज छूटेगा नहीं अगर इससे कहीं से भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल, Which of the following are used as food supplement as a space traveler? फूड सप्लीमेंट क्या होता है? फूड सप्लीमेंट जो चीज आपको फूड में नहीं मिल पा रहा है, जिस डाइटरी एलिमेंट का आपको कमी हो गया है, उसको हम लोग सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। या तो वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं या तो कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहते हैं। कई बार आप सुने होंगे कि जिम जो कर रहे होते हैं वो लोग सप्लीमेंट का यूज करते हैं। क्यों? उनके बॉडी के सेल के ग्रोथ के लिए, उनको बॉडी अपना हाइपर करना है, जिसकी वजह से वो लोग फूड सप्लीमेंट का यूज करते हैं जो वो अपने डाइटरी एलिमेंट में नहीं ले पा रहे होते। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेस ट्रेवलर जो स्पेस में जाते हैं तो उनको वो अमाउंट ऑफ डाइटरी एलिमेंट मिल नहीं पाता है। इसमें क्या होता है, विटामिन प्रोटीन रिच होते हैं तो उनके लिए आसान होता है उसको कैरी करके ले जाना, और हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होने की वजह से वहां सर्वाइव करने में भी इनके लिए आसानी हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है क्लैमिडोमोनास एंड वॉल्वेक्स। ये दोनों के दोनों आपका ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि क्लोरेला, स्पाइरुलिना ये सब हम लोग स्पेस ट्रेवलर में यूज करते हैं। पर क्या सिर्फ ये दोनों ही एडिबल है, खाने लायक है? नहीं, ऐसे बहुत से हैं जैसे लैमिनेरिया, और सरगासम। ये दोनों भी खाने लायक है और ये आपका ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। ग्लिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ग्लिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एक तरह का रेड एल्गी है जिसका काम हम लोग एक तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में बहुत बड़ा यूज होता है। दूसरा, आइसक्रीम या जेलीज को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राशि है जिसको हम लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में स्पेस ट्रेवलर लोग यूज करते हैं, तो फूड सप्लीमेंट के रूप में हम लोग स्पाइरुलिना और क्लोरेला का यूज करते हैं। और अगर क्वेश्चन इससे ना पूछ के इससे थोड़ा सा ट्विस्ट करके दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछे, ब्राउन एल्गी में किसे खाने लायक है, तो आप याद रखिएगा लेमिनेरिया और सार्गसम। रेड एल्गी में हम किसको खा सकते हैं, तो रेड एल्गी में एक एग्जांपल है पोरफायरा। अब बात है कि क्या क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, तो हाँ, क्लोरेला भी एक तरह का ग्रीन एल्गी ही है। दूसरा, क्या स्पाइरुलिना भी एक ग्रीन एल्गी है? नहीं, स्पाइरुलिना ग्रीन एल्गी नहीं है। स्पाइरुलिना आपका साइनोबैक्टीरिया में आते हैं और ये क्लोरेला आपका ग्रीन एल्गी है। तो एग्जांपल भी याद रखिएगा कि ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या क्या दिया हुआ है। पहला, क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास, वॉल्वस, ये सारे आपके ग्रीन एल्गी में आते हैं। स्पाइरुलिना ये एक साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा ऑप्शन ग्लेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ग्रेडियम एंड ग्रेसिलेरिया को हम लोग अगर बनाने में यूज करते हैं, जो कि आपको आइसक्रीम या जेलीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में बहुत सारे चीजें हैं, जैसे बैक्टीरियल कल्चर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इस एक क्वेश्चन से आपका कई ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इस बात, तो आप ध्यान रखिएगा। आंसर आपका होगा स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोराइजा इज एन एसोसिएशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। इनमें से कौन सा एसोसिएशन जो माइक्रोराइजा को शो करता है? पहले तो यह जानना जरूरी है कि माइक्रोराइजा होता क्या है। माइक्रोराइजा एक ऐसा एसोसिएशन है, एक ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, या बोल सकते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसमें कि आपका फंजाई और हायर प्लांट के बीच में एक रिश्ता होता है। उस एसोसिएशन को उस एसोसिएशन को उस एसोसिएशन को हम लोग माइक्रोराइजा कहते हैं। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ एल्गी और फंजाई। क्या एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप को माइक्रोराइजा कहते हैं? नहीं, एल्गी और फंजाई के रिलेशनशिप को हम लोग लाइकेन कहते हैं। लाइकेन कहते हैं। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं। दूसरा एक रिलेशनशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, फंजाई और पाइनस के बीच में, फंजाई और हायर प्लांट के बीच में एक एसोसिएशन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोराइजा। यहां क्या करता है कि फंजाई एक नेटवर्क बनाता है आपके रूट के पास में, पाइनस के रूट के पास, और ये मदद करता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में, जो प्लांट को, हायर प्लांट को उसका प्रोवाइड करते हैं। ये बदले में उसका अपना ग्रोथ के लिए भी फंजाई उसमें से हेल्प लेता है। तो ये एक चीज हुआ। अब इससे क्वेश्चन और क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन ब्रायोफाइट से बन सकते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, और इसको स्नेक फैमिली भी कहते हैं, टेरिडोफाइट्स। तो अगर क्वेश्चन ब्रायोफाइट से आ सकते हैं, तो ये भी आ सकते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से हम किसको जानते हैं? तो हम लोग ब्रायोफाइट्स को जानते हैं। दूसरा टेरिडोफाइट्स को हम लोग स्नेक फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर होगा आपका फंजाई एंड पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एनिमल फाइला आर। कौन सा फाइला सबसे लार्जेस्ट है? सबसे लार्जेस्ट एनिमल फाइला आपका है आर्थ्रोपोडा। ये सही आंसर है। दूसरा, अगर तुम आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइला कौन सा, पूरी दुनिया में घूम जाए तो आपको लगभग सबसे ज्यादा अमाउंट आपको आर्थ्रोपोडा वाली फैमिली आएंगे, इंसेक्ट सब आ जाएंगे। पर उसके बाद अगर पूछ दे आपसे कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होगा, तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होगा आपका मोलस्का। ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट, जो सबसे ज्यादा बड़ा आपका फाइला है, वो आर्थ्रोपोडा का है, पर अगर क्वेश्चन पूछ दे सेकेंड लार्जेस्ट फाइला कौन सा है, तो मोलस्का का है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेमल। किसी भी मेमल्स का जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है? पहला चीज, मेमरी ग्लैंड। आप देख रहे होंगे मेमरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं मां में। दूसरा, एक्सटर्नल ईयर। आप देख रहे हैं कि हम लोग एक बाहरी ईयर रहता है, इसको हम लोग पिन्ना के नाम से जानते हैं। जितने भी मैमल्स होंगे वो सारे के अंदर में आपका ये एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलेगा। तीसरा, बॉडी हेयर। आपके स्किन पे एक हेयर रहेगा तो आपका बॉडी हेयर देखने को मिलेगा। ये तीनों का तीनों आपका इसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है मेमल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर क्या है? फिर ये जो बात कह रहे हैं कि क्या इसके लिए सही है,
न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स एक तरह का रूट मॉडिफिकेशन है। आप सुंदरबन डेल्टा के बारे में सुने होंगे, बे ऑफ बंगाल के साइड में आपको पड़ता है। वहां पे एक मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। वहां का जो लैंड होता है वो मार्सी होता है, दलदली होता है, पानी होते हैं, और वहां के जो रूट होते हैं उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा मिल नहीं पाता। इस वजह से वहां के रूट एक ऐसा एडेप्टेशन किए हैं कि वो मॉडिफाई होकर बाहर की तरफ स्पाइक्स के जैसा निकल जाते हैं। मान लीजिए ये लैंड है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से स्पाइक्स आपका उसका रूट बाहर आ चुका है। और इसका मेन काम यह है कि ऑक्सीजन पाना, रेस्पिरेशन करने में मदद लेना। तो ये उसको हम लोग न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन किसका? रूट का मॉडिफिकेशन है। अब ऑप्शन पढ़िए, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है? नहीं, वो रूट का मॉडिफिकेशन। दे हेल्प इन गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्या ऑक्सीजन के लिए वो बाहर निकलते हैं, इसका काम है रेस्पिरेशन करने का? तो हाँ, ये इसका काम है रेस्पिरेशन करने का। तो इसका आंसर होगा सिर्फ बी। बोथ ऑफ द अबव नहीं होंगे, नन ऑफ द अबव नहीं होंगे। सेकेंड नंबर इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज और याद रखिएगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट इसका एग्जांपल है न्यूमेटोफोर्स का। तो कहां पाया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा में, जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। छठा नंबर है, द टर्म वेनेसन इज यूज्ड टू डेजिग्नेट। जो टर्म वेनेसन है किसको शो करते हैं? ये टर्म जो वेनेसन यूज किया गया है किसको शो करते हैं? वेनेसन से इतना समझ में आ रहा है कि वेन्स का कुछ बात हो रहा होगा। हम ऑप्शन से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। क्या पैटर्न है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम? नहीं, इसका पैटर्न नहीं है। अगर आप बोले पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, तो इसका मतलब होता है फाइलोटैक्सी। इसका मतलब होता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी। फिर सेकेंड पॉइंट है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच। दोनों ही सेम बात है। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज नोन एज फाइलोटॉक्सी, इज नोन एज वेनेसन नहीं होता। सेकेंड पॉइंट वही है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन ब्रांच। इसका मतलब भी फाइलोटॉक्सी ही होता है, वो ब्रांच बोले या स्टेम बोले। नेक्स्ट पॉइंट है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी को हम लोग कहते हैं, जो ओवेरी के अंदर में ओव्यूल का अरेंजमेंट हो रहा है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? उसको हम लोग प्लासेंटेशन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग प्लासेंटेशन कहते हैं, प्लासेंटेशन। तीसरा लास्ट ऑप्शन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड द वेन लीड्स इन द लेमिना ऑफ लीफ। अब देखिए लीफ के लेमिना में जो अरेंजमेंट होता है उसी को तो हम लोग वेनेसन कहते हैं, इसी को हम लोग वेनेसन कहते हैं। अब बात सवाल ये आता है, क्या वेनेसन से फिर दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक रेटिकुलेट टाइप वेनेसन और एक पैरेलल टाइप वेनेसन। रेटिकुलेट टाइप वेनेसन मतलब ऐसे नेटवर्क जैसा बना होगा, ऐसे ऐसे करके निकला होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। अगर वेनेसन का टाइप देखें, वेनेसन दो तरह के देखने को मिलते हैं। पहला रेटिकुलेट, दूसरा पैरेलल टाइप। पैरेलल टाइप वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन में आपको देखिएगा नेटवर्क जैसा ऐसे कि एक मिड रीप आया होगा और इनसे ऐसे ब्रांचिंग निकला होगा, ऐसे कि नेटवर्क जैसा बनाया होगा। इस टाइप के वेनेसन को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन, जो कि खास करके डाइकोट के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन में आप मोनोकोट में खासकर देखने को मिलेगा कि ऐसे पैरेलल ही गया होगा आपको। जैसे मान लीजिए ये ग्रासेस है, इस ग्रास में आप देख रहे होंगे इस तरह से वेनेसन गए होंगे।
दिस टाइप ऑफ वेनेसन इज नोन एज पैरेलल वेनेसन। तो वेनेसन फिर दो तरह के, क्वेश्चन यहां से भी उठते हैं कि आपका मोनोकोट में किस तरह का वेनेसन देखने को मिलता है। तो मोनोकोट में आपका पैरेलल टाइप वेनेसन देखने को मिलते हैं, उसी जगह आपके डाइकोट के अंदर में हमको रेटिकुलेट टाइप का वेनेसन देखने को मिलते हैं। इस वेनेसन से फिर एक और सवाल अगर पूछा जा सकेगा तो फिर आप इसको भी पूछ सकता है। दूसरा बात, पाइलोटॉक्सी और प्लासिंटेशन, ये दोनों से भी सवाल पूछता है। और एक और टर्म है एनसीईआरटी में, एस्टिवेशन। सेपल्स या पेटल्स का अरेंजमेंट उसके फ्लोरल बर्ड में कैसा है, उसको हम लोग कहते हैं आपका एस्टिवेशन, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। इस पे एक पॉइंट और देख लीजिए, the arrangement of petals or sepals on the floral bud, on the floral bud is known as estivation। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि आपका पेटल्स और सेपल का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस्टिवेशन कहते हैं। ब्रांच में स्टेम लीफ का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग फाइलोटॉक्सी कहते हैं। और ओवेरी के अंदर में ओव्यूल का अरेंजमेंट को पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। और उसी जगह में हम लोग फिर पढ़े थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना इज नोन एज वेनेसन। तो वेनेसन भी कहते हैं। तो ये 3-4 सवाल से बन सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा फ्लोइंग पेयर है जो करेक्टली मैच होता है। अब ऑप्शंस पढ़िए, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स प्रेजेंट होंगे एक फ्लावर के अंदर में, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों देखने को मिलेगा एक फ्लावर के अंदर में। इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। अब बाइसेक्सुअल कंडीशन एक मोनोसियस है, मोनोसियस का भी मतलब वही होता है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को ही डिनोट कर रहा होता है। और एक और टर्म्स देखने को मिलता है, हर्माफ्रोडाइट। देखिए बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट, ये तीनों टर्म्स जहां दिखे सबका मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। बाइसेक्सुअल बोलिए, मोनोसियस बोलिए या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलिए, सबका मतलब यही है कि किसी एक बॉडी के अंदर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन को बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। इसका एग्जांपल कोकोनट, व्हीट, ये सारे इसका एग्जांपल हो गए। और अगर एनिमल्स में देखने को मिले तो अर्थवर्म, अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो आपका बाइसेक्सुअल को शो करता है। तो याद रखिए कोकोनट, व्हीट, ये सब सारे आपके बाइसेक्सुअल के अंदर में आ जाएंगे। उसी जगह में हर्माफ्रोडाइट से आपका एनिमल्स में पूछ दिया तो आप अर्थवर्म को याद रखिएगा, अर्थवर्म से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो बोल रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग आइदर स्टेमेन और ओनली कार्पेल। बोलता है बाइसेक्सुअल कंडीशन या तो सिर्फ स्टेमेन देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ कार्पेल देखने को मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, बाइसेक्सुअल के अंदर हमें दोनों देखने को मिलता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, एक ही फ्लावर के अंदर। तो ये तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमेन एज वेल एज कार्पेल।
क्या यूनिसेक्सुअल के अंदर दोनों पाए जाते? नहीं, यूनि का मतलब एक, सेक्स मतलब एक सेक्स, कोई एक, या तो मेल या तो फीमेल। अगर किसी एक फ्लावर के अंदर में किसी एक तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पपाया। पपाया यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। इसके मेल और फीमेल पार्ट प्लांट अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। और इन एनिमल्स में ह्यूमंस, हम लोग सब जितने रेप्टाइल्स, ये सारे आपके आ जाएंगे इसके अंदर। रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। अब आते हैं सवाल कि रूट आपका रेडिकल से डेवलप होता है, ये होता क्या है? देखिए, ये सीड है। सीड जब अंकुरित हो रहा होता है तो आप देख रहे होंगे ऊपर वाला ये वाला भाग, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्लेम्यूल, और इस वाले को हम लोग कहते हैं रेडिकल। ये आगे जाके रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये आगे जाके आपका शूट बनाता है, स्टेम बनाता है। तो आर से आर याद रखिएगा, रेडिकल से रूट, आर से आर याद रखिएगा, रेडिकल से रूट बना। तो ये लाइन लिखा है रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल, तो हाँ ये बात सच है। तो 7 नंबर का ये राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टोमाटा हेल्प्स इन, स्टोमाटा क्या चीज में हेल्प करता है? स्टोमाटा अब होता क्या है? स्टोमाटा बात, स्टोमाटा एक तरह का माइन्यूट ओपनिंग है जो आपके लीफ के एपिडर्मल लेयर में पाए जाते हैं। इसका काम क्या है? इसका मेन काम है आपका गैसियस एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये गैसियस एक्सचेंज करने में काम करता है। दूसरा, लाइट जब एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो उसके वजह से इसी माइन्यूट पोर्स से आपका पानी का भी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब ये डिफिनेशन भी बन जाता है आपका ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन का डिफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो मतलब स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन रेगुलेशन में भी काम करता है। दूसरा, गैसियस एक्सचेंज में भी इनका बहुत बड़ा भूमिका है। तो बोथ ऑफ द एबव, ये दोनों ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? अच्छा, बात करते हैं कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। टिश्यू सिस्टम अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच है लोकेशन अलग है, विच हैव डिफरेंट लोकेशन एंड हैव डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग लोकेशन में पाए जाते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू, और उसके कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इस तरह में 3 टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, पहला इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। तीसरा, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपका प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिडर्मिस। प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है, जिसको हम लोग इपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। इपिडर्मल लेयर बनाने का काम क्या है? इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम लोग देखेंगे कोटेक्स, कोटेक्स, टीथ,
और पेरिसाइकिल, ये सब देखने को मिलता है। लास्ट जो आते हैं वो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू ग्राउंड टिश्यू तो सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं बाहर का, और ये आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम आपका कंडक्टिंग टिश्यू बनाते हैं, कंडक्टिव टिश्यू बनाते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कंडक्शन मतलब क्या? कंडक्शन दो चीज का, क्या क्या चीज का? पहला जाइलम, जाइलम जो है आपका वाटर और मिनरल्स कंडक्शन में मदद करते हैं। दूसरा फूड मॉलिक्यूल्स को जो कंडक्शन करने में मदद करते हैं, इसका नाम फ्लोएम। तो कंडक्शन करने में यहाँ पे दो टिश्यू रोल निभा रहे होते हैं, एक तो जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स को कंडक्शन करने में रूट से अपर प्लांट पार्ट में, और फ्लोएम आपके लीफ से लेके फूड जो भी होते हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपका आंसर राइट होगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर में आते हैं। एपिडर्मल सेल आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर में आते हैं, और उसी जगह में कोटेक्स और पेरिसाइकिल, ये जो लिखा हुआ और पीथ, ये दोनों आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स टिश्यूज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। कार्डियक मसल्स किसका? ये तो कार्डियक नाम से ही समझ में आ गया कि आपका हार्ट से होगा, पर तीन सिस्टम पढ़ते हैं मसल्स में भी। पहला स्केलेटल मसल जो आपका स्केलेटन बोन से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा आपका स्मूथ मसल जो आपके लाइनिंग या फिर आपके ऑर्गन्स से बनाए होते हैं। तीसरा कार्डियक मसल, एक स्पेशलाइज्ड मसल होता है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। तो लीवर और जो किडनी में देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेगा, स्मूथ मसल। दूसरा हार्ट में जो देखने को मिलेगा वो कार्डियक मसल होता है, और स्केलेटन बोन से जो जुड़ के होंगे सारे मसल्स, वो सारे के सारे स्केलेटल मसल्स में आएंगे। तो मसल्स फिर तीन तरह के हैं, कार्डियक, स्मूथ और इन। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के कार्डियक मसल जगह में आपको बोलते कौन सा एग्जांपल इनमें से है जो स्मूथ मसल का एग्जांपल है, तो याद रखिएगा लीवर, किडनी। किडनी को स्मूथ मसल्स मिलकर बनाते हैं, ये चीज दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये बहुत ज्यादा फेमस मॉडल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। फ्लूइड मतलब कुछ मैट्रिक्स होंगे, और मोजाइक का मतलब कुछ पैटर्न होगा, कुछ अरेंजमेंट होगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का बात करता है, जिनको सिंगर एंड निकलसन साहब ने दिया है। इन्होंने इतना अच्छा ढंग से मॉडल को एक्सप्लेन किया है, डायग्रामेटिक व्यू दिया है, कि किसी को भी इसके स्ट्रक्चर व्यू के बारे में जानने में, इसके फंक्शंस को देखने में आसान होता है। इसलिए हम लोग इस मॉडल को सबसे ज्यादा स्टडी भी करते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किससे? सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा, इसमें दो तीन पॉइंट और क्वेश्चन उठ सकते हैं, जैसे कि एक लाइन लिखा हुआ था कि आपका जो लिपिड के आइसबर्ग, लिपिड के ऊपर में लिपिड का समुद्र है और उसके ऊपर में आइसबर्ग के फॉर्म में प्रोटीन फ्लोट कर रहा होता है। ये किसको डिनोट करता है? ये जो स्टेटमेंट है ये डिनोट किसको करता है? तो ये स्टेटमेंट डिनोट करता है सेल मेम्ब्रेन को ही। जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि आपका लिपिड है, लिपिड का पूरा मॉलिक्यूल्स एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपका कहीं कहीं पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बैठा हुआ है। इसी अरेंजमेंट की वजह से हम बोले मोजाइक, यही पैटर्न की वजह से हम लोग बोले कि मोजाइक पैटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इससे भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और जब प्लास्टिड का हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो आप देखिएगा प्लास्टिड, प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन तीन भाग में हुआ है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डोम शेप का आप देखे होंगे, जहां पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कर रहा होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं जो ग्रीन कलर या फिर बॉडी को आपको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। तो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? क्लोरोप्लास्ट। उसी जगह में क्रोमोप्लास्ट का बात करें तो ग्रीन कलर को छोड़ के और भी अदर जो कलर फॉर्मेशन होते हैं प्लांट के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो अदर देन ग्रीन कलर कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। अब आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज मटेरियल का काम करता है, ठीक है, स्टोर करने का काम करता है। और ये भी फिर तीन तरह के होते हैं। पहला जो फैट को स्टोर करे, दूसरा जो प्रोटीन को स्टोर करे, और तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखे। तो जो प्रोटीन को स्टोर करता है, अब देखिए, अब यहां पे प्लास्टिक का काम क्या सिर्फ स्टोरेज मटेरियल का है? नहीं। दूसरा बात, एमाइलोप्लास्ट क्या प्रोटीन को करता है? एमाइलोप्लास्ट, थोड़ा गौर कीजिएगा इस लाइन को। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट का नाम आपका पड़ा एमाइलेज से, एमाइलेज से नाम पड़ा। तो एमाइलेज आपका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए होते हैं। तो एमाइलोप्लास्ट किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। दूसरा इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट आपका ऑयल एंड फैट्स के लिए होते हैं, ये बात सच है। तीसरा एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो आया नाम आपका एल्यूरोन नाम का प्रोटीन की वजह से। आप जब मोनोकोट का सेट को देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, देखिए, इंडोस्पर्मिक जो ये इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म को कवर करके एक तरह का लेयर रखा है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। ये एल्यूरोन लेयर एक तरह का प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है एल्यूरोन प्रोटीन, वहां से नाम पड़ा एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट किससे रिलेटेड है? वो आपका प्रोटीन से रिलेटेड है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो एमाइलोप्लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट और इलायोप्लास्ट का आपका फैट होगा। तो यहां पे 3 for 3 इलायोप्लास्ट आपका सही आंसर। क्वेश्चन आपका उठ सकते हैं, आप हो सकता है कि एल्यूरोप्लास्ट किससे जुड़े हुए हैं ये पूछ दे। याद रखिएगा, एल्यूरो से एल्यूरोन प्रोटीन। एमाइलोप्लास्ट किससे जुड़े हुए हैं? तो एमाइलो से एमाइलेज, वहां से कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इलायोप्लास्ट का याद रखिएगा कि फैट और ऑयल से जुड़े हुए हैं। प्लास्टिड के 3 भाग, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन। पेप्टाइड बॉन्ड किसमें देखने को मिलता है? तो आपको हम एक बात बता दे रहे हैं और ये तीनों का याद रखिए। अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड ना पूछ किया पर यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पूछ दे या फिर यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना, बता देते आपको। ईस्टर बॉन्ड का बात जहां आया, ईस्टर बॉन्ड का बात जहां आया वो आपके फैट मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। पेप्टाइड बॉन्ड का जहां बात आया वो आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। बस ये 3 पॉइंट को याद रखें। क्या क्या? पहला, कार्बोहाइड्रेट किसका बॉन्ड देखने को मिलता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन के साथ कैसा बॉन्ड देखने को मिलता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और फैट के साथ कैसा बॉन्ड देखने को मिलता है? ईस्टर बॉन्ड। अब इन दोनों में से तीनों से कहीं भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे, आपका सवाल नहीं छूटने वाला। एक बात और याद रखने की बात है कि ईथर बॉन्ड कभी कभी बोल देते हैं, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ही बोलते हैं, उसका दूसरा नाम आपका ईथर बॉन्ड को भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रोटीन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला लाइन, रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। 30% ऑफ द प्रोटीन जो भी, या फिर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, ये सारे के सारे आपका रूबिस्को करते हैं।
और जितने भी प्रोटीन्स आपका है प्लांट के अंदर, वो लगभग 30% कंटेंट कौन कर रहा होता है? रुबिस्को ही कवर कर रहा होता है। इसलिए भी रुबिस्को को हम लोग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहते हैं पूरे होल बायोस्फीयर। दूसरा बात, डीएनए एंड आरएनए टर्म्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या? जीन जो कैरी करता है हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। अब बात सवाल ये आता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या कोई भी बन सकता है? इस तरह का काम कोई भी कर सकता है? नहीं, वो काम सिर्फ और सिर्फ डीएनए और आरएनए कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या? कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो आपका जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरा जगह आसानी से, और स्टेबल हो सकते हैं। तब वो जाके एक जेनेटिक मटेरियल कैरियर बन सकते हैं। तो डीएनए, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ डीएनए ही होते हैं जो आपका जेनेटिक कैरियर के रूप में काम करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आरएनए देखने को मिलता है एज ए जेनेटिक कैरियर, जेनेटिक मटेरियल के। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। टोटल 144 के आसपास प्रोटीन है, जिसका 30 से 35% कवर कौन कर रहा होता है? सिर्फ कोलाजन प्रोटीन, जो कि एनिमल में पाए जाते हैं, स्किन में, टेंडम में, बोन्स में, यहां पाए जाते हैं कोलाजन नाम का प्रोटीन एनिमल में। तो ये तीनों का तीनों सवाल आपका सही दिख रहा है। आंसर ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैइसमाटा फॉर्मेशन टेक प्लेस एट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ म्यूसिस। कैइसमाटा क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। पहले मियोसिस समझिए कि मियोसिस क्या होता है। हम लोग जब सेल डिवीजन कर रहे होते हैं तो आप देखे होंगे कि सेल डिवीजन फिर दो तरह के प्रोसेस से किया जा सकता है, या तो माइटोसिस से या फिर मियोसिस से। माइटोसिस कहां होते हैं? माइटोसिस आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट में अगर होंगे, जिसको हम लोग सोमेटिक सेल के नाम से भी जानते हैं, तो हम लोग माइटोसिस यहां पे डिवीजन चलेगा। पर अगर आपका जेनरेटिव सेल में हो रहे होंगे, या फिर जर्म सेल जिसको बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल जिसको कहते हैं, इस जगह में जो आपका चल रहा होता है डिवीजन, उसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। मियोसिस और माइटोसिस, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्योंकि इससे क्वेश्चन उठ सकते हैं। माइटोसिस, दूसरा मियोसिस, इस दो ढंग से हम डिवीजन कर सकते हैं बॉडी सेल का। माइटोसिस जहां होगा वो उसको हम लोग सोमेटिक सेल कहते हैं, मतलब हमारे बॉडी की कोई भी पार्ट सोमेटिक सेल। दूसरा मियोसिस जहां होगा उसको हम लोग कहते हैं जर्म, मतलब ये आगे जाके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, एग बनाने में हेल्प करेंगे, ये सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मियोसिस सब यही होंगे। इसमें एक और बात याद रखने वाली बात है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम होगा, मतलब अगर ये 2n है तो इससे जो भी इसके डॉटर सेल बनेंगे ये दोनों के दोनों 2n ही होंगे, इसका क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं करता है। और इसी वजह से हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाते हैं मियोसिस के पास। मियोसिस में क्या होता है कि इसके जो सेल होते हैं ये आपका 2n से nn में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके लिए एक बड़ा सा लेक्चर है, तो हम लोग इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करके बस आप जानते हैं कि इस टॉपिक पे हो क्या रहा है। मियोसिस कहां होते हैं ये तो क्लियर हो गया कि आपका जर्म सेल के अंदर होते हैं। अब मियोसिस जब देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मियोसिस में आपका 4 सेल बन रहे हैं, 4 डॉटर सेल बन रहे हैं। उसी जगह में माइटोसिस में आपका 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। मियोसिस कंप्लीट करने के लिए हमको 2 स्टेज में जाना होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, या फेज बोल सकते हैं। और मियोसिस 1 में फिर जो प्रोफेज 1 आता है उसके अंदर 4 स्टेज है, ये आप पढ़े होंगे। तो मियोसिस 1 के अंदर पहला जो आता है प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब पढ़े होंगे। उसका हम प्रोफेज 1 का बात कर रहे हैं। फिर से आप बात समझिए, मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट करते हैं। ये जो 4 सेल बना ना, जब इसका आप साइकिल को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2।
ठीक है, देखिए मियोसिस, मियोसिस जब करते हैं तो ये दो फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। आप समझते हैं ये एक सेल है 2n का, इससे बना है 2, ये दोनों nn बन गए, ये हो गया आपका मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 जैसे होता है तो फिर ये 2 बनाते हैं और फिर ये 2 बनाते हैं, और सारे के सारे का जो क्रोमोसोम नंबर होता है रिमेन। पर इसे देख के एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा साइकिल मियोसिस पूरा कंप्लीट करने के लिए हमको 2 बार मियोसिस करना पड़ रहा है, 2 बार मियोसिस में जाना पड़ रहा है, मतलब 2 बार हमको प्रोफेज में जाएंगे, 2 बार मेटाफेज में जाएंगे, 2 बार एनाफेज में जाएंगे और 2 बार टेलोफेज में जाएंगे। तो पहले मियोसिस 1 का चारों स्टेज में गुजरते हैं, उसके बाद फिर आपका फिर मियोसिस 2 में जाते हैं। मियोसिस 1 में आपका क्रोमोसोम नंबर देखने को मिल रहा है n हो जा रहा है, और फिर मियोसिस 2 जब जाते हैं तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम हो जाता है। इससे एक और बात समझ में ये आता है कि मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर दिया जा रहा है, मियोसिस 2 जस्ट इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होता है। जिस तरह माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं किए जाते हैं, उसी तरह मियोसिस 2 में जो मियोसिस 1 का प्रोडक्ट रहता है उसी पे स्टेबल हो जाता है। तो अब ये मियोसिस 1 का हम बात कर रहे हैं, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 का बात कर रहे हैं, प्रोफेज 1 का बात कर रहे हैं, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। याद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूरी है और आगे तक काम भी देगा। प्रोफेज देखिए मियोसिस 1 का, अब प्रोफेज 1 पे बात करें। प्रोफेज हम पूरा डायग्राम नहीं बताएंगे, लंबा हो जाएगा ज्यादा, बस डिस्कस करके निकलते हैं। 5 को दिखता है इसमें स्टेज। पहला जिसको हम लोग लेप्टोटीन के नाम से जानते हैं, लेप्टोटीन। दूसरा जाइगोटीन, जाइगोटीन। तीसरा पेकाइटिन, पेकाइटिन। चौथा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और आखिरी में है जो इसका नाम है डायाकाइनेसिस, खाली पॉइंट याद रखिए, क्योंकि लिप्टोटीन से आप क्वेश्चन आ जाएगा या डिप्लोटीन से क्वेश्चन आ जाएगा या जाइगोटीन से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको छूटना नहीं चाहिए। लिप्टोटीन में क्या होता है, लिप्टोटीन में आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। जब कंडेंसेशन हो रहा होता है तो वो क्या होता है कि इस तरह से अरेंज होते हैं, आके एक जगह में कलेक्ट होते हैं, जैसे बुके होता है ना, उस तरह से बुके के फॉर्म में एक जगह में आके कलेक्ट हो रहे होते हैं इस तरह। इसलिए हम लोग लिप्टोटीन को बोकेट स्टेज भी कहते हैं या बुके स्टेज भी कहते हैं, UET, बकेट स्टेज के नाम से भी हम लोग लेप्टोटीन को जानते हैं। और यहां पे क्या हो रहा होता है, कंडेंसेशन हो रहा था, कंडेंसेशन ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, ये हो रहा होता है। नेक्स्ट जाइगोटीन। जाइगोटीन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। सवाल आता है कि सर ये होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस हम उसी को कहेंगे जिसका लेंथ, दोनों क्रोमोसोम का लेंथ सेम होगा और जो पोजीशन ऑफ जीन इसमें होंगे वही पोजीशन ऑफ जीन इसमें भी होगा। मतलब मान लीजिए अगर किसी हाइट का जीन का बात कर रहे हैं, इस वाले क्रोमोसोम का भी हाइट का जीन इसके ही आमने सामने होंगे, दोनों का लेंथ एकदम इक्विवेलेंट बराबर होगा। ऐसे पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब बात, ऐसे दो पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जब दोनों सामने सामने आ जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्सिस। सामने सामने आ जाएंगे तो साइनेप्सिस करते हैं, क्योंकि इसका कैरेक्टर इसके कैरेक्टर में मिक्स होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये एक और क्रोमोसोम है, ये दोनों सिमिलर देखने को मिल रहा है, मेरे से बना नहीं बट ये सिमिलर होगा।
ये दोनों एक जैसा है, हाइट भी सेम, लोकेशन भी सेम, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और इसको बोलते हैं बाइवेलेंट फॉर्मेशन। बाइवेलेंट फॉर्मेशन, दो क्रोमोसोम होमोलोगस सामने सामने, और एक सिस्टर क्रोमेटिड, दो सिस्टर क्रोमेटिड, तीन सिस्टर क्रोमेटिड, चार सिस्टर क्रोमेटिड, ये चार सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बने, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। तो जो कि आपका आगे वाले स्टेज में, मतलब पेकाइटिन स्टेज में देखने को मिलता है, टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन, ये जब पूरी तरह से कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इस तरह से क्रॉस हो जाते हैं, तो ये टेट्राड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम बताएंगे आगे भी टेट्राड फॉर्मेशन होगा, जो कि थोड़ा सा इसके बाद होते हैं, मतलब पेकाइटिन स्टेज में जाके क्लियरली दिखते हैं, कंप्लीट फॉर्मेशन होते हैं टेट्राड फॉर्मेशन का। फिर क्वेश्चन आता है कि साइनेप्सिस कहां देखने को मिलता है? साइनेप्सिस तो जाइगोटीन में देखने को मिलता है। साइनेप्सिस कहां? तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस, इसी को हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। दूसरा बात, बाइवेलेंट फॉर्मेशन कहां होता है? तो बाइवेलेंट फॉर्मेशन आपका जाइगोटीन में होता है। तीसरा क्वेश्चन, ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जब बोले तो ये आसपास किसकी मदद से आता है? एक तरह का केमिकल कंपाउंड की मदद से आता है, जिसको हम लोग साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी कहां मिलते हैं? जाइगोटीन में फॉर्मेशन हो जाते हैं। 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पेकाइटिन में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टेट्राड फॉर्मेशन होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होंगे। टेट्राड फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर कहां देखने को मिलेगा? पेकाइटिन के अंदर में। अब बात यह है कि सर क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर आपका जीन का मिक्सिंग करना, दोनों जीन का मिक्स करना। जो आपको बात यहां बता रहे थे कि जब पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सामने सामने आएंगे तो अब दोनों के बीच में जीन का मिक्सिंग होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर करना या रिकॉम्बिनेशन ऑकर करना। इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है और टेट्राड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं डिप्लोटीन के अंदर में। डिप्लोटीन क्या है? डिप्लोटीन में हमको देखने को मिलता है पहला क्या? कैइसमाटा फॉर्मेशन। कैइसमाटा फॉर्मेशन कहां पे देखने को मिलता है? डिप्लोटीन के अंदर में देखने को मिलता है। यहां क्या होता है? जस्ट साइट, जिस साइट पे जाके क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उस साइट को कैइसमाटा फॉर्मेशन कहते हैं। यहां पे आके आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाते हैं। तो कैइसमाटा फॉर्मेशन कहां देखने को मिलता है? कंप्लीट यहां पे कैइसमाटा फॉर्मेशन। दूसरा और एक बात, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? ये जो साइनेप्सिस हुआ तो ये सब अलग हो जाएंगे, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे और अलाइंड हो जाएंगे क्रोमोसोम, आपके सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे। तो वो आपका जाके कहां पे होगा? डाइकाइनेसिस। तो यहां पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएंगे। टर्मिनलाइजेशन देखने को यहां मिलेगा। तो ये चीज होते हैं, यहां टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? बकेट स्टेज का कौन होते हैं? तो आपका बकेट स्टेज का लिप्टोटीन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिन कहां पे होता है मेयोसिस का? तो आप बोल दीजिएगा लिप्टोटीन में होता है। तीसरा क्वेश्चन, जाइगोटीन के अंदर में क्या होता है? तो जाइगोटीन के अंदर में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जिसको हम लोग साइनेप्सिस भी कहते हैं, और इसकी वजह से बाइवेलेंट फॉर्मेशन होते हैं। इसकी वजह से बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो रहे होते हैं। पेकाइटिन में आपका क्या देखने को मिलता है? टेट्राड फॉर्मेशन। पेकाइटिन में क्या देखने को मिलता है? टेट्राड। टेट्राड क्या? जब ये क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये सारे को मिला के ये 4 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बने, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। उसके बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग और इसमें हो गया। डिप्लोटीन में कैइसमाटा फॉर्मेशन होता है, जिस जगह से साइड से पूरा मिल रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उस साइड को हम लोग बोलते हैं कैइसमाटा फॉर्मेशन। और यहां पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर शुरू हो जाता है। जब डाइकाइनेसिस में जाते हैं तो डाइकाइनेसिस में कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका होता है। अब आते हैं हम लोग सवाल पे रिटर्न। कैइसमाटा फॉर्मेशन क्या पूछा? कैइसमाटा फॉर्मेशन टेक प्लेस एट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ द मेयोसिस? कौन सा स्टेज ऑफ द मेयोसिस? अब आप सवाल समझिए। डाइकाइनेसिस तो क्लियर है, पेकाइटिन में भी क्लियर है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। जाइगोटीन में क्लियर है, आपका क्या होता है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो डिप्लोटीन आपका इसका राइट आंसर होगा। डिप्लोटीन में आपका
ये आपका कैसमाटा फॉर्मेशन देखने को। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ काइनेज होमोलोगस फॉर्म। देखिए अब उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित पे दूसरा सवाल भी अब मॉडल पेपर में दिया गया। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ काइनेज होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। अब देखिए जब काइनेसिस होगा तो उसकी वजह से क्या क्या चीज फॉर्मेशन होने का संभावना हो सकता है। तो पहला बाइवेलेंट फॉर्मेशन तो होंगी, पर साथ साथ में टेट्राड फॉर्मेशन भी कर देगा ये। जैसे बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो जाएंगे, काइनेसिस हो जाएगा, तो उसके बाद का परिणाम में टेट्राड भी फॉर्मेशन मिलते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द। देखिए अभी जस्ट उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए 2 सवाल आ चुके हैं। इस तरह से कई सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपको आप बताएं डिप्लोटिन से, जाइगोटिन से, पेकाइटिन से, डाइकाइनेसिस से, सबसे सवाल उठ सकते हैं। तो वही बेसिक पॉइंट आपके सामने रखे हैं जिससे क्वेश्चन उठ सकता है। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू म्योसिस। अब देखिए म्योसिस का कॉन्सेप्ट आपको बताएं, बोल रहा है इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या वो गैमेट बनाने में रोल निभाता है? जी हाँ, गैमेट को बनाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। क्या वो उसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है? रिडक्शन डिवीजन उसी को कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, इसलिए इसका नाम पड़ा रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी। और माइटोसिस को हम लोग क्या बोले? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि माइटोसिस के अंदर में क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता। जितना मेन सेल होते हैं, मतलब पेरेंटल सेल होते हैं, डॉटर सेल के अंदर में भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है रिमेन सेल। बट इन म्योसिस के केस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, ड्यूरिंग म्योसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। तो ये भी सही, ये भी सही और ये वाले भी सही, तो ऑल ऑफ द एबव। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ। पानी का स्प्लिटिंग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? स्प्लिटिंग करके क्या होता है आपका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो मेन मकसद है इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना। तो आप PS1 सिस्टम जो ऑप्शन में पढ़ रहे हैं या PS2 सिस्टम, अगर आपको याद होगा तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर को ध्यान कीजिए, जहां पे आपका जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक पाथवे पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोग ये 2 सिस्टम का जिक्र किए। ये दोनों सिस्टम में क्या है, PS1 एंड PS2 दोनों आपका लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर का जैसा रोल निभाता है, जिसमें कि कुछ पिगमेंट का बहुत बड़ा भूमिका है। पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए एक सेंटर पिगमेंट का जैसा काम करता है, और बाकी जितने भी आपके क्लोरोफिल बी या अदर जो भी पिगमेंट होते हैं वो सब इसके अगल बगल घेर के रखते हैं, जो कि एसेसरी पिगमेंट का रोल निभाता है। ठीक है, तो PS2 सिस्टम जो होता है ये कहां हो रहा होता है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। देखिए ये है क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट में ये थैलाकॉइड है। इसको अगर हम जूम करके यहां देखें, इसको अगर हम जूम करके यहां देखें, इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर में यहां पे आपका इस जगह में आपका ये सिस्टम पाया जाता है, और इसी से जुड़ के आपका क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा होता है। तो मेनली वो PS2 सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, वो PS2 सिस्टम से जुड़े होते हैं, और PS2 सिस्टम उसको हेल्प करता है, लाइट को हार्वेस्ट करता है और उसका बॉन्ड को तोड़ता है। बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को PS2 सिस्टम यूज कर लेता है। फिर सवाल 2 तरह का सवाल यहाँ, क्या? एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक होते हैं। पाथ पढ़े होंगे, एक साइक्लिक पाथवे होते हैं। नॉन साइक्लिक जो होते हैं उस वाले में आपका PS2 सिस्टम और PS1 सिस्टम दोनों देखने को मिलता है, पर साइक्लिक पाथवे में सिर्फ और सिर्फ PS1 सिस्टम देखने को मिलता है, और वहां पे वहां पिगमेंट मॉलिक्यूल्स की हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। बट इस केस में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको वो यूज करता है। तो मेनली PS2 सिस्टम आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जुड़ा हुआ है, PS1 सिस्टम नहीं। PS1 सिस्टम में, क्योंकि साइक्लिक वाले में सिर्फ और सिर्फ PS1 सिस्टम देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर PS2 सिस्टम। नेक्स्ट सवाल, which of the following statement is are not correct?
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला लाइन, केल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल। केल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट बनता है कार्बन फिक्सेशन के बाद, वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3PGA, जिसको हम लोग कहते हैं 3PGA, फॉस्फोग्लिसराइड। दूसरा, हैच एंड स्लेक पाथवे ऑल्सो नोन एज C4 साइकिल। हैच एंड स्लेक पाथवे C4 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका पहला प्राइमरी प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। क्रेंज एनाटोमी क्या होता है जी? क्रेंज एनाटोमी सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट में देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है कि 2 तरह के सेल रोल निभा रहे होते हैं आपके ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने में ग्लूकोज का प्रोडक्शन के लिए, जिसमें बंडल सीट सेल और मेसोफिल सेल दोनों का दोनों रोल कर रहे होते हैं, जिसमें कि केल्विन साइकिल प्लस हैच एंड स्लेक पाथवे दोनों चल रहे हैं। बट इन C3 प्लांट में जो कार्बन 3 प्लांट वाले हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल चलते हैं, और इनके अंदर सिर्फ एक तरह के सेल पाए जाते हैं, और इसके अंदर 2 तरह के सेल का अरेंजमेंट मिलता है। और इस डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट है मेसोफिल सेल का बंडल सीट सेल के अगल बगल, इस अरेंजमेंट के बेसिस में हम इसको बोले कि क्रेंज एनाटोमी, जो कि सिर्फ C4 प्लांट में देखने को मिलता है। तो तीनों का तीनों लाइन तो सही है। नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं, D नंबर। इन C4 प्लांट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, बोलता C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर आपका क्या है? तो C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर आपका क्या होगा? C3 में पहले देख लीजिए, C3 में आपका RUBP होते हैं, RUBP, और वो बनाता क्या है? 3PGA। इसका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? 3PGA। उसी जगह में इसमें आपका बनाता है PEP। PEP इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जिसका मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और इसका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है? तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। पर यहां बोल दिया कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑक्सैलो एसिटिक है, नहीं, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑक्सैलो एसिटिक नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्ट जरूर बनता है कार्बन फिक्स करने के बाद, और जो एक्सेप्ट करके फिक्स करा रहा होता है वो आपका PEP होता है। तो 3-4 क्वेश्चन फिर इससे बदल के आ सकते हैं बोर्ड में। पहला कि C3 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? तो RUBP या रुबिस्को, ठीक है, कैटालाइज करता है। इसका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो फिक्स करने के बाद फर्स्ट प्राइमरी फिक्सेशन कंपाउंड क्या बनने वाले हैं कार्बन कंपाउंड? वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3PGA के नाम से जानते हैं। दूसरा, क्रेंज एनाटोमी से रिलेटेड, क्रेंज एनाटोमी किसमें देखने को मिलता है? C4 प्लांट में देखने को मिलता है, और इसमें एक स्पेशल टाइप अरेंजमेंट मिलते हैं, जो कि 2 तरह के सेल्स मिलकर कर रहे होते हैं। पहला मेसोफिल सेल, दूसरा बंडल सीट सेल। C4 प्लांट में फिर सवाल हो सकते हैं कि प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होंगे? PEP होंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, इस जब एक्सेप्ट करने के बाद जो पहला कार्बन कंपाउंड बनाएगा वो 4 कार्बन का कंपाउंड होगा, और इसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 3-4 सवाल इससे बन सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। कौन करेक्ट नहीं है? तो ये एक आंसर है जो करेक्ट नहीं है, तो यही आंसर इसका होगा, बाकी सब सही। ऑक्सीजन इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड, हीमोग्लोबिन के साथ आपका बॉन्ड बना के रहते हैं ऑक्सीजन, और इस कंपाउंड को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब भी ट्रांसफर करेगा, जब भी ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, नॉर्मली ऑक्सीजन के फॉर्म में भी नहीं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी नहीं, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर तो किस फॉर्म में होगा? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल सांस लेना या छोड़ने के वक्त में जो बताता है वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड हुआ, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इसका आंसर होगा टाइडल वॉल्यूम। पर फिर ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद हम जबरदस्ती कितना और सांस ले सकते हैं, ठीक है।
खींच सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है दूसरा सवाल, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको कहते हैं कि मतलब हम जब नॉर्मली सांस छोड़े और उसके बाद फोर्सफुली कितना छोड़ सकते हैं, नॉन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडियल वॉल्यूम कहते हैं उसको जिसमें कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कर लिया, जबरदस्ती जितना छोड़ना था छोड़ चुके हैं, उसके बाद जो बचा हुआ रह जाता है इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिड्यू बच जाते हैं, जो आखिरी में बच जाते हैं उसको रेसिड्यू कहते हैं, तो उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये रेसिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल टाइम में टाइडल वॉल्यूम होते हैं, जबरदस्ती अगर सांस छोड़े मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद या सांस ले तो उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। सांस जबरदस्ती छोड़े एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और ये करने के बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करने के बाद जो बच जाता है उसी को हम लोग रेसिडियल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ कुछ भी चेंजेस करे सेंटेंस, इन सारे डिफिनेशन को ध्यान रखें। आंसर हो गया टाइडल। Which of the following statement is not correct with respect to RBC? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है आरबीसी के कॉन्सेप्ट? बाइकॉन्केव इज आरबीसी इज बाइकॉन्केव इन शेप। आरबीसी किस शेप का है? बाइकॉन्केव शेप का है। आप समझते हैं बाइकॉन्केव शेप कैसे होता है? कैसे? जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर घर में रह रहे होंगे तो आटा सानते हैं, जब आटा का एक गोला बना लीजिएगा छोटा सा और उस गोला को बीच से प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करेंगे तो आपको ऐसा कर्व दिखेगा, सांप जैसा नहीं, इस टाइप का एक कर्व दिखेगा। ये इस कर्व को दोनों तरफ से, इस कर्व शेप को हम लोग बोलते हैं बाइकॉन्केव। इस साइड से भी है और इस साइड से भी है। दिस इज नोन एज बाइकॉन्केव इन शेप। तो बाइकॉन्केव शेप का होता है, सच बात है। क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके ले जा सके। दूसरा बात, इट हैज एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 128 डेज। सही बात है, ये 120 दिन तक जीते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। जब इसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है तो वो कहां जाके अपना आश्रय लेता है? तो वो आपका ग्रेवयार्ड ये स्प्लीन के अंदर में आके लेता है। फिर चौथा लाइन, दे ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट। नहीं, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं और ल्यूकोसाइट हम लोग डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, उसी जगह में आरबीसी इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो और ये डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। और इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आपका आरबीसी को कहते हैं। दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? कौन करेक्ट नहीं है? तो आपका ये डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है? इरिथ्रो मतलब आप समझ में आ गया, इरिथ्रोसाइट से आरबीसी आ गया। ब्लास्टोसिस मतलब ब्रेकडाउन कुछ होगा। फिटेलिस मतलब बच्ची के अंदर, फीटस के अंदर, बेबी के अंदर। इसके नाम से ही इसका पूरा प्रक्रिया बता दिया गया है। अब ये होता कब है? हम लोग एक तरह का एंटीजन पढ़े हैं, RH एंटीजन, जो मैक्सिमम लोगों में पाए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, ठीक है, मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो जो पहला बेबी हो रहा है या पहला बेबी जो RH पॉजिटिव बेबी होंगे, मां के पास तो ये एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो मां का बॉडी क्या करेगा? इसको डिटेक्ट करके इसके अगेंस्ट में एक एंटीबॉडीज तैयार कर लेगा, एक एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। पहला बच्चा में उतना तो दिक्कत नहीं आता है, पर जब सेकेंड चांसेस जब आएंगे, जब सेकेंड बारी जब आएगा इस तरह का, उस टाइम में क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज एंटी RH एंटीजन के अगेंस्ट में, मतलब इस एंटीजन के अगेंस्ट में एक एंटी RH एंटीजन बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जो उसको जाके ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है, मतलब उसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है? बच्चे के लिए जान का खतरा होता है, बच्चे की डेथ हो जाता है। तो फर्स्ट केस में तो सर्वाइव कर जाते हैं, पर सेकेंड केस में बच्चे का मृत्यु हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट, इसी टर्म्स को हम लोग बोला गया है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। तो ये कब होगा? जब मां RH नेगेटिव होगी
और पिताजी RH पॉजिटिव होंगे, तब जाके ये आपका कंडीशन देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये, बाकी तो रीड करने की जरूरत है ही। ठीक है, बोलता बाइकास्पिड बल्ब इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन बिटवीन। बाइकास्पिड बल्ब किसके बीच में देखने को मिलता है? बाई मतलब दो, कास्पिड मतलब ब्रेकेज। आप देखिए किस तरह से होता है कि आपका ये हार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाले पार्ट जो आपका राइट साइड है, यहां पे आपको ट्राइकास्पिड देखने को मिलता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकास्पिड। उसी जगह पे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकास्पिड देखने को मिलता है। इस सवाल ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड का मतलब ये कुछ इस तरह से तीन भाग से कटा हुआ होता है। मान लीजिए एक पेपर ले लीजिए, पेपर को इधर से और इधर से तीन साइड से काट दीजिए, इस तरह का इसका अपीयरेंस होता है, इसलिए ट्राइकास्पिड बोलते हैं। उसी जगह में आप अगर बाइकास्पिड को देखेंगे तो पेपर को 20 से एक लाइन मार दीजिए, तो जिस तरह का वो आपका दिखेगा कट, उसको हम लोग बोलते हैं बाइकास्पिड। बाइकास्पिड कहां देखने को मिलता है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। उसी जगह में ट्राइकास्पिड कहां देखने को मिलता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसका आंसर होगा लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ऑप्शन नंबर डी। वेसोप्रेसिन इज ऑल्सो नोन एज, वेसोप्रेसिन को हम लोग किसके नाम से भी और जानते हैं? वेसोप्रेसिन इज नोन एज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ADH के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? मान लीजिए यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको ये चेक करता है। एंटी ड्यूरेटिक मतलब ड्यूरेशन को रोकता है, ज्यादा से ज्यादा पानी रिलीज ना हो जाए, इसका एब्जॉर्प्शन को ध्यान रखता है। ड्यूरेटिक हार्मोन इसी के फीडबैक में काम करते हैं कि अब इसको रोकना है, इसका सिक्रेशन को। 3F हार्मोन, ये जो क्वेश्चन 3F का मतलब क्या? 3F का मतलब, एक F का मतलब है फियर, दूसरा F का मतलब है फाइट, और तीसरा F का मतलब है फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट, ये तीनों में मदद करता है, उसको हम लोग कहते हैं 3F हार्मोन। और कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन का ही दूसरा नाम 3F हार्मोन है, तो याद रखिएगा। और इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, मतलब इमरजेंसी हार्मोन का मतलब भी हुआ 3F हार्मोन, और एड्रेनलिन हार्मोन का मतलब भी हुआ 3F हार्मोन। तो इसलिए 3F दिया क्योंकि फियर, फाइट और फ्लाइट तीनों में इनका भूमिका है, इसलिए इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सिक्रीट करता है वो एक तरह का ग्लैंड है जो किडनी, दोनों किडनी के पीछे पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो इसका आंसर होगा वेसोप्रेसिन, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू PCT? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के रिलेटेड नहीं है। इट इज लाइंड विथ सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर सेल। किडनी में आपका सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर, जहां जहां एब्जॉर्प्शन होंगे वो सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर लाइक सेल होंगे। पर और अदर पार्ट जैसे स्टोमक में हो गए, वहां पे आपका सिंपल कोलिमिनार एपिथेलियल सेल मिलते हैं। दो बात याद रखिएगा, पहला तो किडनी में सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर सेल पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में रोल निभा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाते हैं पानी का। दूसरा, सिंपल कोलिमिनार एपिथेलियल सेल कहां पाए जाते हैं? क्यूबाइडल और कोलिमिनार। ठीक है, तो क्यूबाइडल आएगा तो किडनी, कोलिमिनार आएगा तो स्टोमक और इंटेस्टाइन, पेट और इंटेस्टाइन के अंदर में आपका ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिलेक्टिव सिक्रेशन। क्या ये बात सच है? हाँ, सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन यही होते हैं। इट कंटेन पोडोसाइट नहीं, पोडोसाइट तो आपको बोमेन्स कैप्सूल में पाए जाते हैं। आपको डायग्राम याद होगा किडनी का, तो देखिए वहां पे आपका नेफ्रॉन का डायग्राम देखिएगा, ये बोमेन्स कैप्सूल होते हैं,
इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। इस बोमेंस कैप्सूल के लाइनिंग को पोडोसाइट सेल से मिलकर करते हैं, और जो कि वो फिल्टर करके सही अमाउंट में फिल्टर हो पाए उसको चेक करता है। तो ये फिल्टर करने में मदद करता है। तो पोडोसाइट सेल आपका रिलेटेड टू बोमेंस कैप्सूल है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका पीसीटी, इसको हम लोग पीसीटी कहते हैं, और इसको हम लोग डीसीटी कहते हैं, और इसको लुप्स ऑफ हेनली कहते हैं। तो बोमेंस कैप्सूल किससे जुड़े हुए हैं? ये पोडोसाइट सेल किससे जुड़े हुए हैं? बोमेंस कैप्सूल से। पीसीटी, ये 3 पॉइंट। तो आपका क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, किसके लिए? पीसीटी के लिए। तो पोडोसाइट सिर्फ और सिर्फ बोमेंस कैप्सूल के लिए होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पोडोसाइट। 3 नंबर का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेन ऑफ कोटाई। ऑर्गेन ऑफ कोटाई रिलेटेड टू, जब ईयर को आप देखेंगे, मान लीजिए ये ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना के बाद ये गया आगे, और यहाँ आने के बाद एक ड्रम बना, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं, और इससे एक हैमर लाइक बोन बना, और फिर इससे एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार हुआ जो आके इससे जुड़ा। ये 3 गो बोन है, ठीक है। मेलियस, एनविल, इनकस, स्टेपिस, ये 3 ठो है। उसके बाद ये वाला स्टेट होता है कोकिला, नहीं कोकिला नहीं, कोकिला, कोकिला, कोकिलिया कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रहा। तो ये ऑर्गेन ऑफ कोटाई, इसके अंदर में आप ऑर्गेन ऑफ कोटाई, तो ये आपका बाहरी आउटर ईयर है, ये आपका मिडिल ईयर है, और ये आपका इनर ईयर है। जब इनर ईयर के अंदर जाएंगे तो जैसे मान लीजिए साउंड कलेक्ट हुआ, सारे साउंड को कलेक्ट करके ईयर के अंदर लाए, और ये ड्रम पे वाइब्रेशन करता है, ये वाइब्रेशन आगे जाता है, ये तीनों बोन से आगे बढ़ता है, और बढ़ते हुए इनर ईयर तक पहुंचता है। ये इनर ईयर का पार्ट को जब देखेंगे तो इसके अंदर में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेन ऑफ कोटाई, जो कि इस वाइब्रेशन को, इस साउंड के वाइब्रेशंस को इंपल्स में कन्वर्ट करता है, और ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है, इंपल्स जनरेशन में मदद करता है। इसलिए ऑर्गेन ऑफ कोटाई ये इस जगह में पाया जाता है। तो इंटरनल ईयर के अंदर में ऑर्गेन ऑफ कोटाई पाया जाता है। क्वेश्चन है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन होता है वो कहां पाया जाता है? तो वो आपका मिडिल ईयर में पाया जाता है, जिसका नाम है स्टेपिस। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन। दूसरा क्वेश्चन अगर ईयर से पूछ सकता है तो स्टेपिस पूछ सकता है, सबसे स्मॉल बोन क्या है? स्टेपिस, ठीक है। ऑर्गेन ऑफ कोटाई कहां पे पाए जाते हैं? तो आपका इनर ईयर में पाए जाते हैं, कोक्लिया के अंदर में, कोक्लिया के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज नोन एज, सबसे अंदरूनी भाग आंख का कौन सा होगा? तो सबसे अंदरूनी भाग देख पा रहे होंगे जो है वो है रेटिना, सबसे इनर साइड। सबसे बाहर आपका होते हैं कॉर्निया, कॉर्निया के बाद अंदर जाएंगे लेंस, आइरिस, आइरिस से पास होते हुए लेंस, लेंस से विट्रस चैम्बर, और विट्रस चैम्बर के बाद सबसे इनर पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो सबसे इनर पार्ट कौन होंगे? रेटिना। इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, ऐसा सेंटर जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि बॉडी टेम्परेचर मतलब होमोस्टेसिस को मेंटेन रखता है। इसका आंसर तो हाइपोथैलेमस होगा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर को भागता है 2 भाग में ब्रेन का, कोऑर्डिनेशन, फीलिंग्स, इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल। हाइपोथैलेमस आपका होमोस्टेसिस, थ्रस्ट, एक्सप्रेशंस, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोसिस, न्यूरोहाइपोसिस क्या होते हैं? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे, कहां पे पाया जाता है?
आपका बेस ऑफ द ब्रेन में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जब आप देखिएगा तो आपको दिखेगा दो तरह के लोब देखने को मिल रहा है, एक एंटीरियर लोब और यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये पोस्टीरियर लोब। ये एक पोस्टीरियर लोब है, दो लोब से मिलकर बनते हैं। एंटीरियर लोब में आपका आता है एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो गो, इसमें भी दो भाग विभाजन हुए हैं, लेकिन कंबाइंड फॉर्म रहते हैं तो पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं। इंटरमीडिया और एक बनते हैं आपका डिस्टेलिस, पास डिस्टेलिस बनते हैं। तो पास डिस्टेलिस वाले को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर भाग है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर भाग है, उसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है कि डायरेक्टली इंटरकनेक्ट होता है आगे जाके हाइपोथैलेमस से। अब देखिए हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है ऊपर में। हाइपोथैलेमस आपका दो तरह चीज को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को। उसको सिक्रीट करने का आगे काम करता है आपका कौन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको कलेक्ट करके सिक्रीट करने का काम कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों काम करते हैं, प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन। मिल्क प्रोडक्शन में, आपका रिप्रोडक्टिव सेल में स्पर्म प्रोडक्शन या ओवम का प्रोडक्शन में, और ग्रोथ हार्मोन डेवलपमेंट में आपका रोल करता है। तो वो आपका करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये दो चीज। राइट आंसर ए नंबर। फिर देखिए एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में बताए थे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, वहां बताए थे इसे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो वहां क्या होते थे, 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको, एड्रेनलिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये तीन हार्मोन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये सीक्रेट कौन करता है, एड्रेनल ग्लैंड। इसको सीक्रेट कौन करता है, एड्रेनल ग्लैंड। याद रखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन को सीक्रेट कौन करता है, एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड करता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी जो मैसेज भेजते हैं यहाँ से, वो आपका थायरोक्सिन करते हैं। ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है कि आप कोर्टिसोल सीक्रेट करें, कोर्टिसोल मेटाबॉलिज्म को चेक करता है। तो यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन का आंसर होगा एड्रेनलिन। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, पेनक्रियाज एक ग्लैंड पड़े हैं, इसका दो एक और क्वेश्चन बन सकते हैं जिसे बताएंगे। उसके अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल, जिनमें से दो प्रमुख सेल है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, अल्फा सेल और दूसरा है बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है, ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है, और बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। ठीक है, दोनों का काम है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना। अगर आपका बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया है तो उसको इंक्रीज करके ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्जन करने का काम ग्लूकागॉन करता है। उसी जगह में इंसुलिन का काम क्या है, अगर आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो गया तो उसको लोअर डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके। दोनों मिलके काम एक ही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना। इसका राइट आंसर है इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल। क्वेश्चन है कि ये सीक्रेट कौन करता है, कौन सा ग्लैंड करता है, तो पेनक्रियाज करता है। कौन सा ग्लैंड, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज करता है। पेनक्रियाज को हम लोग डुअल ग्लैंड भी कहते हैं, डुअल नेचर, क्योंकि दो तरह का नेचर शो करता है, पहला इंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन में क्या, जैसे ये सब सीक्रेट किए डायरेक्टली ब्लड में इंफ्यूज कर देते हैं, और एक्सोक्राइन में मतलब किसी डक्ट में इंक्लूड करेगा, जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में जाकर मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दो तरह का काम कर रहा है, एक एक्सोक्राइन नेचर शो कर रहा है, दूसरा इंडोक्राइन नेचर शो कर रहा है। एक्सोक्राइन में आपका ये पेनक्रियाटिक जूस ये सब सीक्रेट करता है जो डायरेक्टली आपका डक्ट में चला जाता है। इंडोक्राइन नेचर में इसका आप सीक्रेट करते हैं
इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दो चीज सिक्रेट करता है जो कि डायरेक्टली ब्लड में इन्फ्यूज होता है। तो ये डक्टलेस और ये डक्टलेस होते हैं और ये डक्ट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि डुअल नेचर का ग्लैंड कौन है? तो डुअल नेचर का ग्लैंड पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय ओवेरी? ओवेरी से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों का दोनों ही ओवेरी से सिक्रेट होते हैं। तो बोथ ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडिक सेल आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन टेस्टिस। टेस्टिस में एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल पाया जाता है जो कि आपका लेडिक सेल जो कि आपका एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आगे जाके स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका राइट आंसर होगा टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड्रोजन? इनमें से कौन सा एंड्रोजन का एग्जाम्पल है? टेस्टोस्टेरोन। अभी तुरंत से पहले बताएं, टेस्टोस्टेरोन। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन हेल्प्स इन राइपनिंग? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो फ्रूट को पकने में मदद करता है? इथिलीन। ऑक्सिन फिर क्या करता है? आंसर हो गया इथिलीन। फिर ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन आपका इलोंगेशन ऑफ द सेल, ग्रोथ, लंबाई बढ़ाने में काम करते हैं। उसी जगह में साइटोकाइनिन क्या करता है? एक्सपेंशन करने में काम करते हैं। और जिब्रेलिन आपका बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ, फ्लावरिंग में इसमें मदद करते हैं। इसका काम क्या है? राइपनिंग में इनका काम, राइपनिंग, इनका काम इलोंगेशन, इनका काम एक्सपेंशन और इनका काम डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करना, डेवलपमेंट में मदद करना। किसका? ऑर्गेन्स का। और फ्लावरिंग को भी देखते हैं। तो अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे ऑक्सीजन से रिलेटेड पूछ रहे तो ऑक्सीजन क्या करेगा? लंबाई बढ़ाने में काम करेगा। साइटोकाइनिन क्या करेगा? प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में काम करेंगे। और जिब्रेलिन आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट के ग्रोथ कराने के लिए, फ्लावर्स की ग्रोथ कराने के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एजिंग इन प्लांट टर्म्ड एज एजिंग। एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा, ये होता है ना। देखिए, सेंसेस का मतलब यही है कि प्लांट का क्लोरोप्लास्ट डिग्रेड करना स्टार्ट हो गया, मतलब एंड पे जा रहे हैं, एजिंग की ओर जा रहे हैं। तो सेंसेस रिलेटेड टू एजिंग। उसी जगह में डोरमेंसी फिर क्या है? डोरमेंसी होता है कुछ समय के लिए अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोक देना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी में चला जाना। उसी जगह में फोटोपीरियडिज्म क्या है? फोटोपीरियडिज्म कहता है आपको कि लाइट के प्रेजेंस होने वजह से, लाइट और नाइट, दिन, डे लाइट और नाइट की वजह से क्या बॉडी में रिस्पॉन्स हो रहा है, क्या बॉडी इसका रिस्पॉन्स दे रहा है, प्रतिक्रिया शो कर रहा है, उसको बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। लास्ट है एब्सिशन। एब्सिशन नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब खुद से फल पक गया और गिर गया टूट के, प्लांट लीफ जो हो गया अपने टूट के गिर गए। तो एक नेचुरल डेथ को डिनोट करता है एब्सिशन। प्रोसेस ऑफ एजिंग। एजिंग सेंसेस से रिलेटेड है। डोरमेंसी कुछ समय के लिए थम जाते हैं, अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोक देते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तीसरा फोटोपीरियडिज्म। अब देखिए, विंटर में कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं प्लांट जो फ्लावरिंग करते हैं विंटर के टाइम में, समर में नहीं करते हैं। तो ये सब क्या फोटोपीरियडिज्म की वजह से होते हैं। वो लाइट की रिस्पॉन्स में, लंबाई की रिस्पॉन्स में, कितना घंटा सुबह दिन हो रहा है या रात हो रहा है, इसके बेसिस में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं।
और अपना ग्रोथ करवाते हैं। एब्सिसेंस क्या है? ये नेचुरल डेथ को डिनोट करता है कि खुद ब खुद वो जब राइपनिंग हो जाते हैं तो टूट के गिर जाते हैं, पत्ता गिर जाते हैं, तो उसको नेचुरल प्रोसेस में बता दें। एब्सिसन ये है। तो राइट आंसर है टर्म डिनोट टू एब्सिसन टेंसेंस। नेक्स्ट टॉपिक, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज पर डे इज इक्वल टू 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। 180 लीटर पर डे वो रिफाइन कर देता है ब्लड को, और रिफाइन करके वो जितना यूरिन बना के निकाल पाता है वो है आपका 1.5 लीटर। तो 180 लीटर एक दिन में कंप्लीटली वो ऐसी करता है, रिफाइन करता है, फिल्टर करता है, और फिल्टर करके जो आपका यूरिन बन के निकलता है वो मात्र 1.5 लीटर के अराउंड होता है एक दिन में। राइट आंसर होगा 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर हार्ट? ह्यूमन के अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये क्रोकोडाइल के अंदर। तो विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सब के सब में आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और ये आखिरी सवाल है आपका मॉडल का। लव एंड डव साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन? लव और डव साउंड प्रोड्यूस कब होता है? लाइट का टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए सॉरी। देखते हैं इसको। द साउंड ऑफ लव एंड डव साउंड प्रोड्यूस कब होता है? हार्ट का डायग्राम जहां हम लोग पढ़े थे उसमें आप देख रहे होंगे कि ट्राइकास्पिड बल्ब और बाइकास्पिड बल्ब। हम लोग डायग्राम पे वापस आते हैं, उस पर क्लियर करेंगे सवाल को। बस को जान लीजिए, इसका आंसर होगा बल्ब आर क्लोज, और वहां से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों होगा। जब बल्ब सारे क्लोज होते हैं तब होते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए हार्ट का डायग्राम पे ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड बल्ब जब दोनों क्लोज होंगे एक साथ, ये दोनों साइमल्टेनियसली क्लोज होते हैं, तब आपका लव साउंड सुनाई देगा। उसी जगह में जब आपका एरोटिक बल्ब, ये है बाइकास्पिड बल्ब, जब आपका एरोटिक बल्ब और आपका इधर से पल्मोनरी बल्ब दोनों एक साथ क्लोज होंगे, तब आपका सुनाई देगा डब साउंड। तो मतलब ये कि जब ट्राइकास्पिड बल्ब और बाइकास्पिड बल्ब क्लोज होते हैं तो उस समय एक साउंड सुनाई देता है, इसको बोलते हैं लव साउंड। और उसी जगह में जब आपका एरोटिक बल्ब या पल्मोनरी बल्ब क्लोज होते हैं तो उस समय आपको सुनाई देता है आपका डब साउंड। तो ये आपका 40 क्वेश्चन जो मॉडल पेपर से आपका आया था। कोशिश ये रहा है कि इनसे जुड़ा और भी जो सवाल बन सकता है वो आपसे छूटे नहीं। इसका आंसर होगा बल्ब आर क्लोज। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी रहा होगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और जहां तक हो सके ये भी बताएं कि और किस टॉपिक्स पे आपको क्लियरेंस चाहिए। डाउट है, अभी भी एग्जाम में कुछ दिन बाकी है, तो उस पर हम लोग टॉपिक वीडियो बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। और उसके अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मन लगा के, धैर्य होके एकदम आंसर पढ़िएगा और उसको जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच।